इतनी आला सतह की जो पहली बैठक है ना, वो हुई है इस वक्त ईरान और यूएसए के दरमियान में, और पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है। अगला जो निशाना ईरान का होना था वो डिसैलिनेशन प्लांट्स होने थे, ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हुई जो डाटा केबल्स हैं इंटरनेट की, वो होना था। 1998 से लेके आज तक वो जिस आपने तीसरे बंदे की बात की है जो स्पॉइलर है, उसका नाम है नेतन्याहू। अब उसके खिलाफ उसके अपने मुल्क में भी और मगरबी ममालिक के अंदर भी एहतजाज आपको नजर आ रहे हैं। JF कैनेडी को जब कहा गया था उस वक्त के इजरायली प्रेसिडेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि हम एटम बम बनाने जा रहे हैं, तो JF कैनेडी ने कहा था कि ये तो मैं नहीं होने दूंगा। 2 माह के बाद JF कैनेडी जो है उसको कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद जितने भी सदूर अमेरिका के अंदर आए हैं उनको एक बात तो क्लियर थी कि वो कभी भी इसराइल के खिलाफ जा नहीं सकते। इवन के CIA जो है वो भी एक तरह से इजरायली लॉबी के पपेट के तौर पर काम करती हुई नजर आती है। हाईजैक किया हुआ है सारे के सारे पॉलिटिकल ऑर्डर को, कांग्रेस को, एग्जेक्टिव को और मिलिट्री को। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता है, वो तो एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट स्टेट है इस वक्त इजराइल। ईरान ने यह शर्त रखी हुई है कि जितना भी उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे वो हमास है, चाहे वो हौती बागी हैं, उनके खिलाफ भी जहां जहां जंग चल रही है वो भी इस जंग बंदी के अंदर शामिल होगी। लेकिन इजराइल कहता है कि ये इस जंग बंदी का हिस्सा नहीं है। उनके साथ मुज़ाकरात करना इस बात की दलील है कि ये जंग ईरान जीत चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन तो कर दिखाया। 2 फरीकैन जो एक दूसरे पर बमबारी कर रहे थे उनको मुज़ाकरात की मेज पर लाकर बिठा दिया। लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? अब क्या होगा? क्या कोई हतमी फैसला निकल पाया है? ईरान ने जो अपने कंसर्न्स थे यूएस के सामने रखे, यूएस के जो कंसर्न्स थे उन्होंने ईरान के सामने रखे। अब दोनों फरीकैन के ऊपर है कि वो एक दूसरे के कंसर्न्स को, एक दूसरे के जो जो नुकात पेश किए गए हैं उनको मानते हैं, तस्लीम करते हैं, नहीं करते। लेकिन फिलहाल सिचुएशन हमें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही क्योंकि कोई हतमी नतीजा इन मुज़ाकरात का नहीं निकला। पाकिस्तान की ऑल्दो ये एक जीत है। अब नाज़रीन, इन मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर जो जो सिचुएशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है मशरिक़ वस्ता के अंदर, खलीज ममालिक के अंदर, मुस्लिम ममालिक के किरदार को लेकर, इसके साथ साथ इजराइल के किरदार को लेकर, इन तमाम तर पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फ़ानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जवाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और उम्मीद करता हूँ कि सर आप भी खैर आफियत से होंगे। सर आज तो बड़ी हार्ड हम न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ नहीं। मुज़ाकरात बेनतीजा कह रहे हैं कि ख़त्म हो गए, और JD वैंस भी जब जाते हैं तो वो कहते हैं कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। वजह क्या बनी? देखिए, इस वक्त हम एक इंतहाई क्रिटिकल लम्हे से गुजर रहे हैं। ये वो लम्हा है कि जब पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि दुनिया को उस जंग की तबाहियों से बचा ले जो जंग एस्केलेट कर रही थी, और हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक जो हैं अब वो इसकी ज़द में आ चुके थे, और कोई 19 के करीब जो अमेरिकन अड्डे हैं इस मिडल ईस्ट के अंदर, वो सारे के सारा ईरान जो है वो तबाह कर चुका था। और उसके बाद अगला जो निशाना ईरान का होना था वो डिसैलिनेशन प्लांट्स होने थे, ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हुई जो डाटा केबल्स हैं इंटरनेट की, वो होना था। लेकिन शर्त ये थी कि अगर अमेरिका जो है वो उनके जो एनर्जी के एसेट्स थे उनके अगर वो तबाह कर देता या उनके ऊपर हमला कर देता, तो ईरान ने जवाब के अंदर रिटेलिएट करना था, और मशरिक़ वस्ता स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर ये तबाही आनी थी। उस लम्हे के अंदर पाकिस्तान ने दरमियान में आकर, जो डोनाल्ड ट्रंप का जेनोसाइडल थ्रेट था, जब उसने ये कहा कि मैं एक पूरी तहजीब को ख़त्म करने जा रहा हूँ, और इंटरनेशनली 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अमेरिका और इजराइल के जो एक्शंस और जो हमले ईरान के अंदर हुए हैं उनको वो जेनोसाइड के साथ और वायर वॉर क्राइम के साथ जो है वो रिलेट कर रहे हैं कि ये वॉर क्राइम्स के अंदर शुमार होता है। इस लम्हे के अंदर पाकिस्तान ने आके जो एक कलीदी और मरकजी किरदार अदा किया है, इसके अंदर पूरी दुनिया इसके ऊपर ममनून है और पूरी दुनिया पाकिस्तान का ये एहसान मानती है। एग्जैक्टली ऑन बोथ साइड्स अगर हम देखें तो कल भी
ईरान भी तस्लीम कर रहा था पाकिस्तान के किरदार को, अमेरिका भी तस्लीम कर रहा था। बिल्कुल। अच्छा, कंसर्न्स क्या-क्या रखे गए सामने? ईरान के क्या कंसर्न्स थे और यूएस के क्या कंसर्न्स थे कि बेनतीजा ये मुज़ाकरात एंड हुए? देखिए बुनियादी तौर पर 1979 के बाद से लेके ना आज तक की ये इतनी आला सतह की जो पहली बैठक है ना, वो हुई है इस वक्त ईरान और यूएसए के दरमियान में, बिल्कुल। और पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है। एग्ज़ैक्टली। अब जो आप कंसर्न्स की बात कर रहे हैं ना, ये वो कंसर्न्स हैं जो इससे पहले 2 दफ़ा कतर के अंदर अभी डिस्कस हो चुके हैं, फिर जिनीवा के अंदर भी, ओमान की मेडिएशन के अंदर भी डिस्कस हो चुके हैं, और दोनों पार्टीज बहुत सारे मामलात के ऊपर मुत्तफिक हो चुकी थी। अब वो कंसर्न्स है क्या? सबसे पहले न्यूक्लियर जो यूरेनियम की इनरिचमेंट का मामला है, अमेरिका ये चाहता है कि जीरो इनरिचमेंट करनी चाहिए ईरान को, और उसको मुस्तकबिल में वो कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा, ये हमें श्योरिटी चाहिए। ईरान ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जितनी कैपेसिटी एक रियासत को हासिल है यूरेनियम को अफजूदा करने की, वो तो मुझे हक हासिल होना चाहिए, लेकिन अमेरिका कहता है कि आपने वो भी नहीं करना। दूसरा जो कंसर्न है ईरान का, वो इस वक्त जंग के बाद का आ गया, और वो ये कंसर्न था कि आपने एक तो जितनी भी मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस, आप इसको अपलिफ्ट करोगे। नंबर 2, जितना जंग के अंदर मेरा नुकसान हुआ है, आप इस नुकसान का अजाला करोगे। नंबर 3, इंटरनेशनली जितने भी मेरे असासे मुंजमिन हैं ईरान के, उनको आप रिलीज कर दोगे। चौथे नंबर पे जो इस वक्त एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, हौती बागी हैं, लेबनान के अंदर हिजबुल्ला है, हमास है, इनका और ईरान का जो नेक्सस है, इसके अंदर अमेरिका नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उन ग्रुप्स को जो खिलाफ भी जो कार्रवाइयां इस खित्ते के अंदर हो रही हैं, वो सारी की सारी आपने बंद कर देनी है। लेकिन अमेरिका जो है, वो इस वक्त इस बात पे अटके हुए हैं, नंबर 1 यूरेनियम की अफजूदगी और जीरो इनरिचमेंट। डोनाल्ड ट्रंप की आज सुबह का भी ये बयान था कि ईरान को मुस्तकबिल के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको बनाने की तो हम इजाजत कभी नहीं देंगे, और ईरान खुद ये कहता है कि मैं ये बॉम्ब नहीं बनाऊंगा। और जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था 2015 में, उसके अंदर भी ये बात ईरान कर चुका था, और इससे पहले जो 2 टॉक्स हो चुकी हैं, उसमें भी ईरान इस बात पे मुत्तफिक था कि मैं एटम बॉम्ब नहीं बनाने जा रहा हूं, मैं अपने सिविल यूजेज के लिए जो यूरेनियम की तवानाई जो है उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। सर, अगर ईरान बार-बार ये बात कर रहा है कि हम एटमी बॉम्ब नहीं बना रहे, हम पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रहे हैं, देन व्हाट्स द इशू? डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि बार-बार उकसाने वाला कोई तो मौजूद है, जो मजबूर कर रहे हैं ईरान पर हमला करने के लिए, जो नहीं चाहता कि अमन के मुज़ाकरात हों। बिल्कुल, देखिए 1998 से लेके आज तक, वो जिस आपने तीसरे बंदे की बात की है जो स्पॉइलर है, उसका नाम है नेतन्याहू। वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट जो लॉयर है दुनिया के अंदर, जो सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, पूरी दुनिया की क़यादतें जो हैं वो कह रही हैं। अब उसके खिलाफ उसके अपने मुल्क में भी और मगरबी ममालिक के अंदर भी एहतजाज आपको नज़र आ रहे हैं। स्पेन जैसा मुल्क जो है, अब वो तो ओपनली उसको अब क्रिटिसाइज़ कर रहा है नेतन्याहू को, जिससे आज से पहले कभी किसी की ज़रूरत नहीं हुई थी। नेतन्याहू ने 1998 से लेके आज तक अमेरिका को यह उकसाता रहा कि ईरान एटम बम बनाने के करीब है, और 2 माह के बाद, 2 हफ्तों के बाद वो एटम बम बना लेगा। और ये बात कब से कर रहा है? 1998 से कर रहा है, और आज हम 2026 में जिंदा हैं। मतलब 2026 तक, 28 साल तक वो 2 महीने के मार्जिन से कह रहा था कि ईरान एटम बम बनाने जा रहा है। JF कैनेडी के बाद 1968 से ऑनवर्ड किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं थी कि वो इजराइल को किसी भी हवाले से ना कर सके अब तक, क्योंकि JF कैनेडी को जब कहा गया था उस वक्त के इजरायली प्रेसिडेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि हम एटम बम बनाने जा रहे हैं, तो JF कैनेडी ने कहा था कि ये तो मैं नहीं होने दूंगा। और 2 माह के बाद JF कैनेडी जो है उसको कत्ल कर दिया जाता है, और उसकी जगह पे फिर जो वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो उसको सदर बना दिया जाता है अमेरिका का। उसके बाद से और लोगों के सामने बिल्कुल कत्ल कर दिया जाता है, शूट कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। और ये वो लम्हा था जिसके बाद जितने भी सदूर अमेरिका के अंदर आए हैं, उनको एक बात तो क्लियर थी कि वो कभी भी इजराइल के खिलाफ जा नहीं सकते। और आपने मीर शाइमर की किताब भी जो आई हुई है स्टीव के साथ, जो इजरायली लॉबी का किरदार है अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, उसके ऊपर उसने शेर हासिल उसके ऊपर गुफ्तगू की है कि ये जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी है, इवन के CIA जो है,
वो भी एक तरह से इजरायली लॉबी के पपेट के तौर पर काम करती हुई नजर आती है। CIA भी। CIA भी इतनी तगड़ी है वहां पे, इजरायली लॉबी, जो कि बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो डॉलर्स हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। और तमाम ये जो एप्स्टीन फाइल वाला भी जो सिलसिला सामने आया था, तो बुनियादी तौर पर उन्होंने जो हाईजैक किया हुआ है सारे के सारे एथिकल ऑर्डर को, कांग्रेस को, एग्जेक्टिव को और मिलिट्री को। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता है कि अगर वो इस जंग के खिलाफ जाता है और वो कहता है कि मैंने जंग नहीं करनी, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या होगा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऊपर क्रिटिसाइज करता रहा कि ये इराक में और अफगानिस्तान में क्यों गया, जो बाइडेन के ऊपर क्रिटिसाइज करता रहा कि ये यूक्रेन के अंदर क्यों गया, और आज वही डोनाल्ड ट्रंप, आखिर कोई तो मजबूरी रही होगी ना इसकी भी, कि ये भी उस मजबूरी की जंजीर में जकड़ा गया जो जिन मजबूरियों की जंजीर में इससे पहले सदर जकड़े हुए थे। लिहाजा इस वक्त इजराइल जो है वो इस खित्ते का सबसे बड़ा स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। अच्छा सर, अभी फिर अगर देखा जाए तो जंग में दोबारा जाना क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है? देखें, अमेरिका तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉब्लम ये है, और क्यों नहीं कर सकता पहले हम इस पे बात करें, जी। कि देखें अभी तो नवंबर के अंदर वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, और इस वक्त जो कांग्रेस है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक इम्पीचमेंट की मूवमेंट भी चल रही है। और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 25th अमेंडमेंट ये कहती है कि अगर एक प्रेसिडेंट अनस्टेबल हो साइकोलॉजिकली, मेंटली, तो उसको सदर रहने का कोई हक नहीं है। नहीं है। और उसके बाद फिर जो जेडी वैंस है उसको सदर होना चाहिए, और जेडी वैंस अपने आप को मुस्तकबल के सदर के तौर पर देखते हैं जब 2028 के बाद अमेरिका में इलेक्शन जब होंगे। तो इस सारी सिनारियों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तो ये ख्वाहिश है एंड ही इज डेस्परेट कि मैं किसी तरह से ये जंग रोक दूं, लेकिन कुछ जो उसकी कैबिनेट के अंदर लोग हैं उनमें से कोई भी प्रोफेशनल डिप्लोमेट नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है। मार्को रूबियो को आप देख लें, स्टीव विटकॉफ को आप देख लें, जैरेड कुशनर को आप देख लें, और इवन के जेडी वैंस 2022 से पहले पॉलिटिक्स में नहीं था, और ये जेडी वैंस जो है ये 2022 में से रिपब्लिकन को ज्वाइन किया और आज वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं। बाकी सारे के सारे कारोबारी दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो उसने अपने उस बिजनेस के जो दोस्त थे उन दोस्तों को हिस्सा बनाया अपनी कैबिनेट का, और अब रियल स्टेट के लोग जो हैं वो आकर इस जंग को रुकवाने के लिए मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में आए हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान से 70 अफराद, उनकी एक मिलिट्री कमेटी थी, एक उनकी इकोनॉमिक कमेटी थी, और एक उनकी कॉमर्स बैंक की कमेटी थी। अब ये सारे के सारी कमेटीज और 70 के करीब उनकी जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, एक तरफ संजीदगी का ये आलम है, और दूसरी तरफ जो लोग उनके साथ मुज़ाकरात करने वाले हैं वो मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं जिनका ताल्लुक रियल रियल स्टेट। स्टेट के साथ है, और जिनका पीछे से कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म का कोई तजुर्बा नहीं है। ये वो वजह है जिसकी वजह से, और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो भी 2016 से पहले तो एक बिजनेसमैन था, और आप देखते हैं कि वो किस तरह से फ्रॉम नोवेयर पॉलिटिक्स में आता है, राइट विंग के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मेगा का नारा लगाता है, और इस वक्त जो मेगा कैंपेन है वो भी डिवाइड हो चुकी है। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में बहुत सारे जो उसके लॉयरिस्ट लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनको फायर करता हुआ आपको नजर आएगा। देयर इज द राइवलरी बिटवीन द मार्को रूबियो एंड जेडी वैंस इन अमेरिकन करंट जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल वहां पे आपको नजर आ सर रही है। यहाँ पर फिर मैं ये अब जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये तमाम तर सूरत हाल अनफोल्ड हो रही है, आपने लॉबी का जिक्र किया, लॉबी वहाँ पर मौजूद है, जंग से बाहर नहीं निकालना चाहती, जंग बंदी की भी बात हुई, अमेरिका ने भी ऐलान किया 2 हफ्ते तक हम हमले नहीं करेंगे। उसी के अगले लम्हे लबनान पर, बैरूत पर चंद मिनटों के अंदर सैकड़ों हमले कर दिए जाते हैं। तो इट सीम्स एज कि इसराइल का वजूद अब एक ख़तरा बन चुका है खलीजी ममालिक के लिए, गल्फ़ जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मशरिक़ वस्ता के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए वहाँ से रेजिस्टेंस नहीं आ रही, सिर्फ ईरान से रेजिस्टेंस आ रही है। अब अगर ये जंग शुरू होती है तो ये क्या दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में लेगी? खलीजी ममालिक उसमें फिर कहाँ पर खड़े होंगे? देखें, जो आपने बात की है ना लेबनान की और एक्सपेंशनिज्म की, जो कि इसराइल एक्सपेंड कर रहा है खुद को, अपनी ग्रेटर इसराइल का जो उसकी आइडियोलॉजी है उसको फॉलो कर रहा है,
वो तो अपनी जगह पे एक बिल्कुल हकीकत है। आप इधर सीरिया में देख लें तो उसने उनकी गोलान हाइट्स के ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया है। उधर आप जो सॉदर्न लेबनान का इलाका है, वो जो लितानी रिवर है, उस तक वो काबिज़ होने जा रहा है। इधर से वेस्ट बैंक के ऊपर भी वो काबिज़ हो चुका है। गाज़ा को वैसे उसने तबाह कर दिया है। तो आप ये देखते हैं कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए आहिस्ता-आहिस्ता फैला रहा है खुद को। फैला रहा है खुद को। और इस सारे सिनेरियो में देखें 1945 के बाद से आज तक ना इज़राइल को एक इम्प्यूनिटी हासिल रही है। इम्प्यूनिटी हासिल क्या रही है कि इंटरनेशनल लॉ उसके ऊपर लागू नहीं होते। ठीक है, पूरी दुनिया में कोई और मुल्क वही काम करेगा तो वो जुर्म कहलाएगा, लेकिन वही एक्शन जब इज़राइल करेगा तो इंटरनेशनली उसको जुर्म कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, आप देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को अमेरिका वीटो करता रहा। ठीक है, दीगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि वॉर क्रिमिनल है। वॉर क्रिमिनल है। तो मतलब वो तो एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट स्टेट है इस वक्त इज़राइल, जो कि पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए और अपने इस खित्ते के अंदर अपने आप को एक्सपैंड करती हुई आपको नजर आ रही है। और पूरी की पूरी मगरबी ताकतें इस वक्त इसी खौफ के अंदर मुब्तला हैं कि अगर यहाँ पे इसको लगाम ना डाली गई इज़राइल को, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता नासूर की तरह पूरी दुनिया से जो कवानीन हैं, जो उसूल ज़वाबित है दुनिया को चलाने के, ये तो सारों को ख़त्म कर देगा। तो जो आपने बात की है ना लेबनान की, लेबनान बुनियादी तौर पर इज़राइल ने इसको एक ऐसे टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया है ताकि ये जो मुज़ाकरात है ये नाकाम हो जाए। इससे पहले भी अगरचे हिज़्बुल्लाह की तरफ से अटैक्स हो रहे थे इज़राइल पर, ठीक है, और जंग जारी थी, लेकिन एक ही दिन के अंदर 200-250 लोगों को शहीद करना, सैकड़ों की तादाद के अंदर घरों के ऊपर 1 घंटे में पता नहीं बता रहे थे 100-200 उसने अटैक 1 घंटे के अंदर किए और सेंट्रल बैरूत के अंदर उन्होंने ये सारे के सारे हमले किए हैं। तो बात ये है कि ये लेबनान को इसमें इसलिए घुसेट रहा है और अमेरिका को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि मैंने लेबनान के ऊपर अटैक्स नहीं रोकने, क्योंकि ईरान ने ये शर्त रखी हुई है कि जितना भी उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे वो हमास है, चाहे वो हौती बागी हैं, उनके खिलाफ भी जहां जहां जंग चल रही है वो भी इस जंग बंदी के अंदर शामिल होगी। लेकिन इजराइल कहता है कि ये इस जंग बंदी का हिस्सा नहीं है। अब मंगल के दिन मुज़ाकरात होने थे लेबनान के और इजराइल के वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका ने उसको मेडिएट कर रहा था। अब वहां पे जो लेबनान गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रही है लेबनान को, लेकिन हिजबुल्लाह उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो लेबनान है ना, इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये एक सेक्टेरियन डिवीजन है और वो सेक्टेरियन डिवीजन वहां पे पॉलिटिकल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है। वहां पे अहले तशीह लोग हैं, उनके पास एक मखसूस सीटें हैं, वहां पे सुन्नी लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, द्रूज हैं और मल्टीपल कम्युनिटीज हैं, और उनकी आबादी के हिसाब से उनको पार्लियामेंट के अंदर सीट्स दी गई हैं। सदर मेरे ख्याल से वो एक क्रिश्चियन की सीट उसको देते हैं, इसी बिल्कुल तरह ऐसे ही। वजीर आजम एक सुन्नी को देते हैं, और जो बिल्कुल। स्पीकर है इस तरह वो अहले उन्होंने तशी को डिवाइड किया हुआ डिवाइड है। किया हुआ है। अब देखें अब जितने क्या भी क्या इसराइल चाहता कि ये मुकम्मल तौर पर वो उनकी तादाद तो नहीं बढ़ाना चाहता कि क्रिश्चियंस की तादाद बढ़ जाए, यहाँ से मुसलमान बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उनको ख़त्म करना तो नहीं देखिए, चाहता ये इसराइल? तो उसका फलस्तीन के अंदर भी डेमोग्राफी चेंज तो वो कर रहा है। डेमोग्राफी चेंज का मतलब ही क्या है आबादकारी जो कि वहां पे जो मकामी आबादी है उसको या तो वहां से निकाल दो, रेफ्यूजीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, या उनको मार दो। जब उनकी तादाद आपसे कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी आबादी उनसे बढ़ जाएगी, और फिर आप अपनी रियासत को वहां पे लेजिटिमाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे यहूदियों की ज्यादा तादाद है, लिहाजा ये जो है वो हमारी रियासत का हिस्सा हमारा है। इलाका है। ठीक है, तो वो लेकिन हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह वहां की सारी शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई 41% पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त जो सीट्स है लेबनान में, वो हिजबुल्लाह और उनकी अलाइड जो पार्टीज हैं उनके पास है। तो मतलब अगर लेबनान के अंदर मुज़ाकरात के अंदर आप हिजबुल्लाह को शामिल नहीं करते, नेग्लेक्ट कर तो देंगे इसका तो वो फिर मतलब है कि मुज़ाकरात नहीं आप होंगे। वहाँ की 40% जो रिप्रेजेंटेशन है उससे आप मानने से इनकार कर रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि इन 40% जो सीट्स हैं इनको मैं लिजिटमेट या इंटरनेशनली लॉ के मुताबिक उनको मैं एक लीगल एंटिटी तस्वुर नहीं करता हूँ। तो क्या मतलब कि जितने भी शिया कम्युनिटी है, क्या आप सारों को मार देंगे क्योंकि वो सारे के सारे हिजबुल्लाह को वोट देते हैं? ठीक है, तो ये वो कॉन्फ्लिक्टिव एरिया है जहां पे आके हिजबुल्लाह के अंदर भी जो जंग बंदी का मामला है वो मुस्तकबल करीब के अंदर सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा, और उसको ना सुलझने के पीछे इजराइल का यही स्ट्रेटजी है कि ये जो मुज़ाकरात यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि ईरान की जो बुनियादी शराइत हैं,
पहली शर्त के अंदर उसने ये कहा है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस को उठाना, दूसरे लेबनान के अंदर जंग को बंद करना। ठीक है, ठीक अब है। देखिए जो स्टेट ऑफ हरमूज और इस वक्त ये जो लेबनान वाला किस्सा है, जब ओमान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त ना तो लेबनान वाला इशू था और ना ही स्टेट ऑफ हरमूज वाला इशू था। इसका क्या मतलब है कि इसके अलावा जितने भी निगोशिएशंस के नकाद थे, ये ओमान में भी मुत्तफिक थी दोनों पार्टीज और दोबारा से उन पर मुत्तफिक हैं। दो नई चीजें इसमें शामिल हुई हैं। स्टेट ऑफ हरमूज जंग से पहले खुली हुई थी, लेकिन अब वो वजह बन गई है मुज़ाकरात की नाकामी का। और लेबनान का इशू जंग से पहले नहीं था, लेकिन अब वो भी वजह बन गया है नाकामी का। और ये दोनों इशू कहाँ से आए हैं? स्टेट ऑफ हरमूज का इशू भी क्रिएटेड बाय द अमेरिका, ठीक है, और उसके बाद लेबनान का इशू क्रिएटेड बाय द इजराइल। इजराइल। सर वैसे आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा हमला अभी किया जाता है, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि हमले बंद क्यों किए गए? नेगोशिएशंस तक बात क्यों पहुँची? आपको क्या लगता है कि इजराइल और अमेरिका को ईरान ने थका दिया मार-मार के, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे? देखिए, इजराइल के अंदर तो ना इतनी ताकत है ना कैपेसिटी है कि वो कोई लॉन्ग वॉर लड़ सके। ये ईरान है जिसने रेवोल्यूशन के फ़ौरन बाद 1980 से लेके 1988 तक इराक के खिलाफ जंग लड़ी, और फिर आप देखते हैं 45 साल से वो अमेरिका के खिलाफ स्ट्रेटेजिक वॉर लड़ रहा है। बिल्कुल। इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, यमन के यमन अंदर, के। हर सतह पे वो अमेरिका को ललकार रहा है और बड़ी ताकतों को ललकार रहा है। ये ईरान है। दूसरी तरफ है इजराइल। इजराइल ने 54 में वॉर हुई, 67 की वॉर हुई, 73 की वॉर हुई। आप उन जंगों के देख लें, कोई 2 हफ्ते की जंग की, 3 हफ्ते की जंग, चंद दिनों 4 में। हफ्ते की जंग थी, तो उसके अंदर जीतना उनके लिए बड़ा आसान था। और ये भी जो दोनों जंगें हैं, आज तक इजराइल ने ईरान पे अटैक क्यों नहीं किया जब तक अमेरिका उसके साथ शामिल नहीं हुआ? क्योंकि उसको पता था कि ईरान से वो अकेला लड़ नहीं सकता। और फिर आप देखते हैं कि पीछे जून 2025 में जो जंग हुई 12 दिनों में खत्म करना पड़ गई, क्योंकि उनका सारा एयर डिफेंस जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर चुका था और मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी उनकी खत्म हो रही थी। अच्छा, अब वो आए 2-3 माह के बाद तैयारी करके कि अच्छा अब हमने 6 माह की तैयारी कर ली है, थार्ड हमारे पास मौजूद है, पैट्रियट हमारे पास मौजूद है, उधर 5th फ्लीट बहरीन के अंदर मौजूद है, और गिरदोनवाह में जहां जहां उनके बहरी बेड़े मौजूद थे, एसएस जो फोर्ड है उसको भी आप वहां पे ले आए, एसएस अब्राहम लिंकन जो उनका तैयारा बरदार बहरी जहाज था उसको भी आप करीब ले आए। ईरान ने उनको भी हजारों मील दूर जाने पर मजबूर कर दिया। आपको ये लगा कि अब हमने इतनी ताकत खित्ते में इकट्ठी कर ली है और 50,000 ट्रूप्स हमारे ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं, 19 बेसेस हमारी ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इन सारों को मिला के ना ईरान को हम थका सकते हैं या ईरान के साथ जंग कर सकते हैं। इन मुज़ाकरात के अंदर ईरान के उसी रजीम को एक पॉलिटिकल रियलिटी समझते हुए उनके साथ मुज़ाकरात करना इस बात की दलील है कि ये जंग ईरान जीत चुका था, क्योंकि आप उनके रजीम को तब्दील करने आए थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने जिन तालिबान को दहशतगर्द कह के 20 साल तक उनसे लड़ाई की, उन्हीं दहशतगर्दों को वहां की पॉलिटिकल रियलिटी तस्लीम करते हुए 2020 के अंदर दोहा से आप निकले और वहां से भी पाकिस्तान ने आपको निकाला। और यहाँ पे भी आपने जिनको कहा कि ये रजीम चेंज हम करेंगे, ये टेररिस्ट लोग हैं और दुनिया के अमन के लिए खतरा है, उन्हीं लोगों को आपने अपने पास बिठाया, उन्हीं को एक पॉलिटिकल रियलिटी तस्लीम किया और तस्लीम करके आपने कहा जी ये हमारे साथ निगोशिएशन करें। तो ये निगोशिएशन ये बता रही है कि जंग का पलड़ा किन के हक में जा रहा था। आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज हैं, और एक ईरान वो है जो 44 साल से पाबंदियों की जद में है, जिनके साथ आपने हुक्का पानी बंद किया हुआ है, जो कि खाने और जिनका एक आपके $1.5 एक ईरानी 1.5 लाख ईरानी जो करेंसी है वो $1 के करीब है। ये उनकी मायशी हालत है। और देखो, ये उसको कहा गया था कि ईरानी वहां बाहर आ जाएगी रजीम के खिलाफ। तो ईरान जब स्क्रीन पर चल रहा था ना कि मैंने 8 घंटों के अंदर तहजीब को तबाह कर देना है ईरान की, उस वक्त स्क्रीन के अंदर ये डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है, ये नेतन्याहू बैठा हुआ है, स्क्रीन पर देखा जा रहा है, और उसके अंदर जितने भी एनर्जी एसेट्स थे उनके ऊपर तबाह उन्होंने मिसाइल फेंकने थे कि हम इनको तबाह कर तहजीब खत्म कर देंगे। ईरान की सारी अवाम हाथों की चेन बनाकर उन एसेट्स के गिर्द जमा हो जाती है। और तब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि तुम तो कहते थे कि ये लोग रजीम चेंज करने के लिए बाहर निकल आएंगे, ये तो इस रजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। तो जंगें हमेशा कौमियत और कौमों को गुलू करती हैं, कौमियत को मजबूत करती हैं।
दुनिया में जो भी कौमें इमर्ज हुई हैं जंगों की वजह से हुई हैं। जंगों ने कौमों को एक दूसरे के करीब किया है। लिहाजा इस सारे सिनेरियो के अंदर ये वो लम्हा था जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल इतने अरसे तक लड़ने के बावजूद उनका जब पैट्रियट जवाब दे गया, थर्ड सिस्टम उनका जवाब दे गया, फिफ्थ फ्लीट, उनकी जितनी आंख और काने थी ना, कान जो थे मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट में, उन सारों को उड़ा दिया था ईरान ने। और अब वो उधर से ईस्ट एशिया से अपने वो तैयारों को वापस बुला रहा था। तो ईस्ट एशिया वाले अब कंट्रीज ये सोच रहे थे कि हमारा क्या बनेगा। exactly. और आप देखते हैं कि ताइवान की जो पार्टी है, उनकी जो हेड है, वो आपको चीन में आती हुई नजर आती है। ठीक है, उनको अब समझ आ गई है कि हम कहीं ये ना हो कि चीन हम पे हमला करे, और जिस अमेरिका को हम कह रहे थे कि हमें बचाने आएगा, इसने हमें आगे कोई नहीं बचाना, कि ये तो अरबों को नहीं बचा सका, और एक उस मुल्क से जिसके ऊपर 40 साल से आपने पाबंदी लगा रखी है। लिहाजा ये वो सिनेरियो था जिसकी वजह से उनको जंग खत्म करना पड़ी। इसमें अब दो थ्योरीज बाद में आती हैं कि जंग जो है अगर खत्म हुई है, एक ये कह रहे थे कि इन्होंने दोबारा से टाइम गेन करना है, और ये जो टाइम है ये कवर के लिए इस्तेमाल करेंगे और दोबारा से प्रेपरेशन करेंगे, और प्रेपरेशन के नतीजे में 12 दिन के बाद दोबारा से जंग किसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि सर जंग शुरू हो गई, हमला कर देते हैं इजराइल, तो फिर ईरान किस तरीके से उनको इस मर्तबा निशाना बनाएगा? लास्ट टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसके अलावा ईरान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर? ट्रंप के, अमेरिका के एलाइज के अगेंस्ट और इजराइल के अगेंस्ट किन ऑप्शंस को वो आजमाएगा? देखें, इस जंग के अंदर जो ईरान की जंग की कामयाबी का जो क्राइटेरिया है ना, वो अमेरिका की जंग में कामयाबी के क्राइटेरिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करने नहीं गया था, ये एक प्रीएम्प्टिव अटैक था, और वॉर ऑफ चॉइस थी, और वॉर ऑफ अग्रेशन थी। अच्छा, अब ईरान की यही जीत है कि 1 महीने या 40 दिन की लड़ाई के बाद आपका दुश्मन कहे कि मैं आपसे निगोशिएट कर रहा हूं। ईरान का खड़ा रहना उनकी जीत है, ईरान का रजीम का चेंज ना होना उनकी जीत है। वो जो एटमी तरसीबात की बात कर रहे थे कि जो स्टॉक पाइल्स है वो हमें वापस हम लेके जाएंगे, उनका नाम मिलना उनकी ईरान की जीत है। ऐसा वो ऑपरेशन भी कोई किया था किसी की आड़ में, हाँ, कोई और रेस्क्यू मिशन था, और कोई कह रहा था कि नहीं ये रेस्क्यू मिशन नहीं है, कोई और ऑपरेशन था। और देखिए ना, उस मिशन के अंदर आप ये देखो, 1-2 साल के बाद किताब लिखी जाएगी और ये हकायक सारे सामने आ जाएंगे कि एक वो ईरान के जिसको आपने कहा कि उनके हमने सारी एयर जो फोर्स से तबाह कर दी हैं, वहां पे आपके जो C-130 तबाह है, C-113 आपका 15 और बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी और F-18 F-15 सारे तबाह हो जाते हैं, A-10 एग्जैक्टली। तो इस तरह की अगर आपने जंग जीतनी है तो आपने 2-3 ऐसी और जंगें जीत ली तो अमेरिका का तो कबाड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, अमेरिका का तो सर कबाड़ा हो जाएगा। इजराइल को आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं? ईरान लास्ट टाइम भी जब हमले कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था, तो वहां पर सायरन्स सिर्फ बज रहे थे, अब इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो चुके थे। तो अब इस मर्तबा अगर ईरान वार करेगा तो इजराइल का क्या बनेगा? देखिए इजराइल का क्या बनना है। इजराइल वैसे जितने भी अब तक जिन अहदाफ को लेकर इजराइल इस जंग में आया था ना, इजराइल तो बहुत हद तक वो अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा है। और वो अहदाफ क्या थे? फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मिडल ईस्ट, कि मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि कोई भी मुल्क इजराइल की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ना हो। मतलब पूरा रीजन जब इनसिक्योर होगा तो इजराइल सिक्योर्ड होगा, और पूरा रीजन अगर सिक्योर है तो इजराइल इनसिक्योर है। ये डायलेमा है इजराइल का कि उसके चारों तरफ अरब और मुस्लिम कंट्रीज हैं, और इजराइल ये समझता है कि अगर यहाँ पे अमन कायम हो गया, ये इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए, तो अल्टीमेटली कल को इनमें से कोई भी उठ के इजराइल को चैलेंज कर सकता है। इतनी सी टेरिटरी है इजराइल की, और वो अगर पाकिस्तान के साथ खुदा ना खासा कोई जंग हो तो फिर मेरा ख्याल है 3-4 बम्बों से ज्यादा की मार नहीं है। ठीक है, इजराइल जो है पहुंच जाएंगे उधर तक सर हमारे मिसाइल। भाई मिसाइल क्या, ये वक्त जब आएगा तो इजराइल, कल हमें ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया था, और वहां पे जो हशर हुआ उनका और जिस तरीके से नेतन्याहू का फिर जवाब आया उसके ऊपर, वो भी आपने देख लिया। ठीक है, हमने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का ख्याल करते हुए उस ट्वीट को, क्योंकि हम मेडिएट कर रहे थे, तो हमें उसको डिलीट करना पड़ गया, या शायद एक्स ने खुद उसको डिलीट कर दिया। तो कहने की बात यह है कि इजराइल के पास, इजराइल का जो हदफ है यहाँ पे, वो एक फ्रेगमेंटेड
टूटा फूटा सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार मिडल ईस्ट जो है वो उनको चाहिए है। ईरान के अंदर जो उनके हदफ थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, तमाम सिविलियन यूनिट्स को तबाह कर देना, हस्पतालों को तबाह कर देना, ये तो अब जंग जब बंद होगी तो पता चलेगा कि ईरान 5 से 10 साल पीछे चला गया है। ईरान को वो तमाम डेवलपमेंट्स के लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड होंगे और करने के लिए एक लंबा सफ़र जो है वो ईरान को तय करना पड़ेगा। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पावर है ईरान की, वो उभर के सामने आई है। मैं आपको एक छोटे से ना यहाँ पे एक कंपैरिजन देना चाहता हूँ। इस जंग से पहले जो ईरान था ना, वो एक तरह से, मैं खुद एक स्टूडेंट ऑफ आईआर के तौर पर, क्योंकि मशरक़ वस्ता ही मेरा एरिया है, तो मैं ये कह रहा था कि ईरान जो है ना अपने सबसे कमज़ोर तरीन पोजीशन पे है। बशार अल असद जो है वो जा चुके हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कोलैप्स कर चुका है, और जितने भी बड़े बड़े हमास के अदर हसन नसरुल्लाह हों, इस्माइल हानिया हों, हौती बागी हों, आपने सबको डिकैपिटेट कर दिया है। तो अब पीछे अब ईरान जो है ना वो, मेरा ख्याल है कोई 20-25 साल तक ये उठ नहीं सकेगा। और वो कहते हैं कि जब वो बंदर की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। तो इजराइल और अमेरिका के इस हमले ने, वो जो ईरान बिल्कुल झुक चुका था एक तरह से, ठीक है, नीज पे आया हुआ था, आपने उसको इस रीजन की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर बना दिया इस जंग के बाद। पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, देखें, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, CNN है, फॉक्स न्यूज़ है, स्काई न्यूज़ है, वो तो बात वो करेंगे जो उनका नैरेटिव है। अब एक अल्टरनेट मीडिया आ चुका है यूट्यूब के ऊपर, और वो सारे के सारे लोग जो कल नेटो के सरबराह थे, जो इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंसेस के सरबराहान हैं, वो वहाँ पे आके हमें बात करते हुए नजर आते हैं, और वो सारे एक बात के ऊपर एग्री हैं कि ईरान ने बड़ी बुरी तरह से फेंटा लगाया है अमेरिका को। अच्छा सर, अभी जिस तरीके से हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल भी देख रहे हैं, आपने बताया कि काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन हम देख रहे हैं। अगर जंग होती है तो मशरिक़ वस्ता के ममालिक, गल्फ़ कंट्रीज़ भी स्पेशली, क्या वो अलायंस कोई बनाएंगे? ईरान के साथ होंगे, ईरान के अगेंस्ट होंगे, इसराइल के साथ होंगे, अमेरिका के साथ होंगे? उनको आप कैसे देख रहे हैं इन फ्यूचर? देखें, इस जंग से पहले का मिडल ईस्ट और दुनिया की सियासत, और इस जंग के बाद का मिडल ईस्ट और आलमी सियासत, ये कभी पहले वाले नहज पे नहीं आ सकेगी। इस जंग के बाद जब भी ये ख़त्म होगी, उसके बाद में आलमी तौर पर अमेरिका की जो एबिलिटी टू मिलिट्री पावर तो उसके पास है, लेकिन एबिलिटी टू प्रोजेक्ट द पावर, ये अमेरिका की ख़त्म हो चुकी है। आपको जब स्पेन चीन में जाता हुआ नजर आए, जॉर्जिया मेलोनी इटली की गल्फ में आती हुई नजर आए, केयर स्टॉर्मर खुद से गल्फ कंट्रीज का 3 दिन का दौरा भी करके जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यूरोप और अमेरिका के जो आपस के ताल्लुकात हैं, या उनके जो सफ़र की रास्ते थे, वो अब मुख्तलिफ है। एक डायरेक्शन में यूरोप जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में अमेरिका जा रहा है। और अमेरिका की जो एबिलिटी टू प्रोजेक्ट द पावर थी, नेटो थी, नेटो से वो निकलने की बात कर रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जो उनकी बैक करते थे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तकरीबन अब वो अपनी वैसी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। तो मिडल ईस्ट जो इस जंग के बाद का है, उसके अंदर दुनिया अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुकी है। अब पहले रियासत यूनिपोलर वर्ल्ड में एक ही के साथ हो जाती थी, 2 पोल्स बन गए, रशिया और अमेरिका, आधे लोग इधर हो गए, आधे इधर हो गए। मल्टीपोलैरिटी के अंदर क्या होता है कि आपने किसी एक के साथ अलाइन नहीं करना, 2 के साथ अलाइन नहीं करना, आपको तमाम ताकत के पोल्स के साथ अलाइन करके चलना पड़ेगा। आप कोई साइड ले नहीं सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर ममालिक की खारजा पॉलिसी है, वो आपको एक ही वक्त में चीन के साथ भी करीब आते हुए नजर आ रहे हैं, रूस के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त दुनिया में डिफरेंट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन चुके हैं। रूस का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, चीन का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का वेस्ट जो हेमिस्फीयर है उसका इन्फ्लुएंस है। तो इस जंग के बाद मिडल ईस्ट के अंदर रीअसेसमेंट होगी, रीअसेसमेंट के बाद रीअलाइनमेंट होगी, रीअलाइनमेंट के बाद एक नया स्टेटस को वहां पे जन्म लेगा, और वहां पे जो अमेरिकन पावर है वो ये वाली नहीं होगी जो आज आपको नजर आ रही है। अड्डे तो वो तबाह हो चुके हैं तकरीबन सारे के सारे, तो जब नए अड्डे भी बनाने हैं तो उसमें 3-4 साल तो लग जाते हैं उनकी तामीर के अंदर। तो उस गैप के अंदर आपको रूस और चीन वहां पे आते हुए नजर आएंगे, और जो मिडिल पावर का रोल है इस वक्त दुनिया के अंदर, वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर लेगा। जैसे पाकिस्तान है, टर्की है,
इजिप्ट है, ये वो ममालिक हैं जो नया मिडल ईस्ट का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनना है, उसके अंदर ये ममालिक आपको मरकजी किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। मतलब पाकिस्तान के लिए खुशखबरी कोई हो सकती है। बिल्कुल, देखें हालात कुछ भी हों, पाकिस्तान अल्टीमेटली एक नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आएगा। इंडिया ने बड़ी कोशिश की थी, अमेरिका ने उसको बहुत पैसा भी दिया और बड़े बड़े एग्रीमेंट भी किए कि इंडियन ओशन के ऊपर ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का किरदार इंडिया अदा कर ले, लेकिन इंडिया को फुर्सत नहीं है, कभी चीन के साथ पंगा ले लेता है, कभी पहलगाम के बाद पाकिस्तान के साथ पंगा लेकर दिलो खार हो जाता है। तो अमेरिका को यह समझ आ गई कि इस बंदे के ऊपर इन्वेस्ट करना या इस मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट करना तो मतलब है अपने पैसों को ज़ाया करना है। और पहलगाम के अटैक के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को शख्सी तौर पर ट्रीट किया, उसकी पर्सनैलिटी के साथ, और अमेरिका को उसके मफादात के साथ ट्रीट किया, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आता है, पहली कांग्रेस की स्पीच में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेता है, पहली स्पीच में, कि इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो जब एवैक्यूएशन हो रही थी अमेरिकन आर्मी की, तो तब अमेरिकन फोर्सेस निकल रही थी, तो ये पाकिस्तान था जिन्होंने उस हमला करने वाले का जो है वो इंफॉर्मेशन उनको दी थी और उनको पकड़ने में मदद दी थी। उसके बाद आप देखते हैं पहलगाम का वाक़या हो जाता है, और जिस तरीके से ये वन साइडेड जंग रही और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया को नाकों चने चबवाए, वो एक ऐसा लम्हा था जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा पावर की रिस्पेक्ट करता है, उसने ये देखा कि ये मुल्क जो है अपने से डबल ट्रिपल जो बड़ा मुल्क है, उसकी मिलिट्री के साथ, उसकी मुल्क की ताकत के साथ ये हशर कर रहा है, और वो मुल्क है जिसको आप इकोनॉमिकली कह रहे हैं जी ये दिवालिया होने वाला है, और वो दूसरा मुल्क है जिसको आपने अपना पार्टनर बनाया हुआ है। तो बात यह है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शिप ले लेते हैं और अपनी सारा जो फोकस है उसका पाकिस्तान के साथ हो जाता है, और फिर पाकिस्तान ने भी बड़ा उसकी पर्सनैलिटी के साथ खेला डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान ने कहा जिनको नोबेल पीस प्राइज देते हैं। अब ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी थी, अगरचे लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं, मैंने भी की, लेकिन ये ट्रिक हमारे बड़ा काम आया। वो इस तरह से काम आया कि तब से लेके आज तक कोई दुनिया के अंदर ऐसा इवेंट नहीं है जहां पे अमेरिका हो और पाकिस्तान की कयादत का, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो सिविल हो, इनका जिक्र ना हो, और जहाज़ों का भी, और जहाज़ों का भी जिक्र ना हो। वो 5 से चलते चलते 12 तक चले गए। और आज आप देखें कि इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया कहीं आपको नजर नहीं आ रहा। ये वो इंडिया था जो आपको आइसोलेट करने आया था, और आज वहां पे एंकर्स कुर्सियां उठा उठा के जमीनों पे मार रहे थे कि भाई कहां पे गया इंडिया, कहां पे गया वो हमारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो कैंपेन हम चला रहे थे, वो कहां पे गई। और अर्नाब स्वामी जैसे लोग जो हैं और अमेरिकन डिप्लोमेट्स आके उनको स्कूल के बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि भाई ये आप कर क्या रहे हो, कि पूरी दुनिया का अमन जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है। और इस वक्त इंडिया में जो आपको जश्न का समा नजर आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो कहीं पे सैलाब आया ना, तो लोगों के घर बह रहे थे, लोगों के महल बह रहे थे, तो एक बंदा जो झोंपड़ी में रहता था, आइसोलेट हुआ पड़ा था, वो दरख्त पर चढ़ जाता और बड़े बड़े कहके मारता है। लोग कहते हैं यार तू क्यों हंसदा पिया, पूरी दुनिया डुबन रही है तो तुम्हारे हंसी निकल रही है। उसने कहा कि आज ही तो गरीब होने का मजा आया है, आज ही तो मुझे गरीब होने का मजा आया है कि जब पूरी दुनिया भी डूब के गरीब हो जाएगी। इंडिया खुद तो आइसोलेट हो गया, अब वो ये चाहता है कि बाकी दुनिया जो है वो अमन से क्यों रहे, वहां पे अमन क्यों कायम रहे। तो वहां पे जंग के अंदर दुनिया को झोंकने की दुआएं हो रही हैं कि अल्लाह करे ये जो निगोशिएशन है ये नाकाम हो जाए। प्रार्थना हो रही थी, नींबू काटे जा रहे थे, नींबू पैसे काटे जा रहे थे। देकर। अब देखें कि जब ये जहनीयत हो किसी मुल्क के अंदर, मतलब इंतहाई नीच जहनीयत है कि आप अपनी खुशी के लिए पूरी दुनिया के अमन का गला घोंटने की दुआएं कर रहे हैं, और ये आपकी भी लाइनें पेट्रोल की लगी हुई हैं। गैस दिल्ली के अंदर आपको गैस नहीं मिल रही है, लोग बड़े शहरों को छोड़ के देहातों में जा रहे हैं, चूल्हे में लकड़ियां आपके आ गई हैं, और आप ये खुशी मना रहे हैं कि देखो जी पाकिस्तान नाकाम हो गया। और भाई ये वो लम्हा है जहां पे दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों को किसी ना किसी तरह से दोबारा से इस जंग को रिज्यूम करने से रोकना है। अगर ये रिज्यूम हो जाती है जवाद, तो इस खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए वुड बी द फ्लैश पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। तीसरी जंग अजीम का आगाज यहीं से होना है अगर खुदा ना खास्ता ये रिज्यूम हो जाती है, क्योंकि उधर आपके पास जितने भी बाकी फ्लैश पॉइंट थे दुनिया में, यूक्रेन कहा जाता था, यूक्रेन के अंदर रशिया ने उसको पकड़ लिया, उसका अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये वो जगह है जहां पे मोदी जैसी जहनीयत पाई जाती है,
जहाँ पे नेतन्याहू जैसी जहनियत पाई जाती है, और इन दोनों के ऊपर आपको डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स नज़र आ रहा है। अब ये वो पॉपुलिस्ट तर्ज के लीडर्स हैं कि जिन्होंने आके अपने ज़ाती मफादात के लिए पूरी दुनिया के अमन को Stay जंग quick. के अंदर झोंक देना है। एग्जैक्टली सर, आखिरी सवाल बस आपसे करना चाहूंगा, इसराइल का अगला हदफ कौन हो सकता है? पाकिस्तान हो सकता है? और ना जी, पाकिस्तान की तरफ तो देखने की भी इजराइल जुर्रत नहीं कर सकता है। अगर वो एटॉमिक बॉम्ब की भी बात करता है ना, तो तकरीबन जितने इजराइल के पास है ना, पाकिस्तान के पास उससे डबल है। और देखिए, सबसे बड़ा जो नुकसान है ना इजराइल का, वो इसीलिए ये सारा एक्सपेंशन भी कर रहा है, वो है उसकी टेरिटरी। इतना सा तो वो मुल्क है, मतलब 4-5 जो अच्छे बड़े मजाइल है ना, अगर वहां पे गिरा दिए जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, ठीक है, और मैं कभी ये नहीं चाहता हूँ कि चाहे वो दुश्मनों की भी जिंदगियां क्यों ना हो, तो जिंदगी बेमोल ज़ाया नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, किसी की भी हो। तो अगर ये सूरत हाल पैदा होती है, तो इजराइल और पाकिस्तान का तो सर कंपैरिजन है ही नहीं। अब मैं कहूँ 10-12 इजराइल बनेंगे ना, तो एक पाकिस्तान की टेरिटरी बनती है। तो ईरान को भी सबसे बड़ा एज यही हासिल था इजराइल के ऊपर कि उसकी टेरिटरी बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी, आप उनके ऊपर देखें, रूस की भी सबसे बड़ी ताकत भी वही है, वो उसका रकबा था। कितनी दफा हिटलर आया था कि मैं रूस पे आऊंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा, और कैसे उसके साथ जूते मार के हिटलर को निकाला गया। और जो हिटलर जंग हारा था सेकंड वर्ल्ड वॉर, रूस का उसके अंदर कलीदी किरदार था, हर जगह वो जीत रहा था। ये रूस था जिसने उसको आगे से ऐसे घोंसे रसीद किए कि अल्टीमेटली जाके उसको सबमिट करना पड़ा। मतलब इसराइल को भी चपेटें पड़ने वाली हैं अगर उन्होंने नजर की पाकिस्तान की तरफ। जो आज अभी तक इजराइल लड़ा किनसे है, जरा देखें। हमास, गजा के लोग, वो लोग जिनके पास पीने को पानी नहीं है, वेस्ट बैंक जहाँ पे आम अरब लोग रह रहे हैं, जिनके पास कोई असला नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है, ठीक है, और आपने वो डेथ पेनल्टी जैसे लॉ भी बना दिए कि अगर वही एक्शन जो है वो एक फ़लस्तीनी करेगा तो वो उसको फांसी दी जाएगी, वही एक्शन अगर एक इजराइली करता है तो वो कोई जुर्म नहीं है। तो जब वहाँ पे इस तरह के आपने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया, अभी तक जो ताकतवर मिलिट्री से आपने लड़ने का एक्सपीरियंस किया है अभी तक, जिस दिन उनको पाकिस्तान जैसे मुल्क से पंगा लेना पड़ गया, या अगर वो लेता है, तो इजराइल को भी समझ आ जाएगी जंग कहते किसको हैं। तो वो जितना सा उसका रकबा है और इलाका है ना, वो इलाका तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास जो हमारे मज़ाइल और जो हमारी फोर्सेस हैं, वो तो वैसे ही दो हफ्तों से भी ज़्यादा, बल्कि मैं कहता हूँ 2 दिनों की मार है, ठीक है, अगर वो पाकिस्तान के साथ पंगा लेता है। लिहाजा ये कभी भी नहीं सोचेगा इजराइल, अगरचे वो पाकिस्तान को अपना एक बहुत दुश्मन बड़ा तस्वुर करता है, और वो उनका वो जो वज़ीर आज़म था, किसी ने बात की थी कि हकीकी हमारा जो दुश्मन है ना आइडियोलॉजिकली, डेविड बेन गोरियन, यस, वो पाकिस्तान ही है, ठीक है। और अल्टीमेटली कल कलां को जब इस खित्ते में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो तब देखा जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पर हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ये जो मौजूदा इस जंग की रिजम्पशन है ये ना हो, और कहीं ना कहीं ये जो उम्मीद का दिया है ये सूरज में कन्वर्ट हो जाए। एग्जैक्टली ये उम्मीद का दिया जो पाकिस्तान ने जलाया है, ये हम ख्वाहिश करते हैं कि इसी तरीके से पाकिस्तान इसको प्रिवेल कर सके और अमन की सूरत हाल बरकरार रह सके। बहुत शुक्रिया सर, इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बड़े मुख्तलिफ डायनेमिक्स पर हमने बात की, मुख्तलिफ एंगल से हमने इन टेबल टॉक्स को और उनके बाद की सूरत हाल को देखा, समझने की कोशिश की। वंस अगेन थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब हम सर को ज़हमत देते रहेंगे, हमारी स्क्रीन्स पर आप इन्हें देखते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।